हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथुन गुप्ता। आज के करेंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और कल की जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नेशनल न्यूज़ है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं। और इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में तो किया जाएगा, लेकिन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चलेगा। और यह आयोजन दिल्ली की खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और विजन 2036 ओलंपिक मिशन के अनुरूप किया गया है। और अगर हम लोग बात करें त्यागराज स्टेडियम के बारे में, तो ये भारत का पहला ग्रीन स्टेडियम है जिसे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाया गया था। और यह अपनी अत्याधुनिक सुविधा और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए जाना जाता है। और अगर हम लोग टेबल टेनिस के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो मेघना अहलावत वर्तमान इसके अध्यक्ष है। तो दूसरा न्यूज़ कवर करते हैं। भारत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग केट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कहाँ करेगा? तो भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बिग केट अलायंस का शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2026 को आयोजित कर रहे हैं। तो ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और 2026 1 जून 2026 नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। और यह भारत द्वारा आयोजित होने वाला पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में है। और इसके उद्घाटन अगर हम लोग उद्घाटनकर्ता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी करेंगे। और IBC एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और इनका जो लक्ष्य है प्रमुख बिग केट अलायंस का संरक्षण करना, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना। इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम दिल्ली के जो डिक्लेरेशन है उसको अपनाना होगा और बिग केट संरक्षण पर दुनिया का पहला वैश्विक घोषणा पत्र होगा। यानी दिल्ली घोषणा बिग केट संरक्षण पर दुनिया का पहला वैश्विक घोषणा पत्र होगा। तीसरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात वस्तु और सेवाएं दोनों मिलाकर कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 863.11 बिलियन पर पहुंच चुका है। सेवा में 8.71 की प्रतिशत की वृद्धि इसी का परिणाम है। और यह दर्शाता है कि भारत अब केवल IT हब नहीं रहा, बल्कि बिजनेस सॉल्यूशन और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में भी वैश्विक लीडर बनकर उभर रहे हैं। चलिए इसकी बात का न्यूज़ कवर करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी भारत सरकार के द्वारा CBFC का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो शशि शेखर वेम्पति को किया गया है। और इससे पहले जो थे इस पद पर प्रसून जोशी थे, किंतु प्रसून जोशी को संचार भारती का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। अगर हम इसके कार्यकाल के बारे में बात करें तो ये पदभार ग्रहण करने के बाद 3 साल तक के लिए कार्य करेंगे। और जो शशि शेखर वेम्पति जी जो है वो 2017 से 2022 तक ये ऑलरेडी प्रसार भारती के CEO रह चुके हैं। और साथ ही साथ ये IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र भी है। और अगर हम लोग CBC के बारे में बात करें तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सामरिक निकाय है जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने जो महंगाई भत्ते हैं तो उसको कम करने के लिए तो महंगाई भत्ते में क्या किया, महंगाई को कम करने के लिए महंगाई भत्ते में क्या की है, 2% की वृद्धि की है। 2% की वृद्धि की है जो अरुणाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2% अतिरिक्त DA और DR की घोषणा की है। और ये वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। और इसकी जो नई दर होगी वो 58% से अब बढ़ाकर 60% कर दी गई है। DA डियरनेस अलाउंस सेवारत सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR जो होता है
वो पेंशनभोगियों को मिलता है। इसका उद्देश्य जो होता है मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना। अगर हम डी के बारे में बात करें तो सेवारत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और डीआर जो वो पेंशनभोगियों को मिलेगा और इनका जो मुख्य उद्देश्य है इसके पीछे मुद्रास्फीति को कम करना है। यह वृद्धि अखिल भारतीय सेवा और राज्य के नियमित कर्मचारियों मतलब सब पे लागू हो रहा है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी, तो सबको 2% अतिरिक्त डीए मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेस्कॉम जिनोव की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक भारत की जीसीसी इकोसिस्टम का राजस्व कितना होने का अनुमान रखा गया है या कितना होने का अनुमान है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 ई तक भारत का जीसीसी राजस्व 98.4 अरब डॉलर तक ऐसा 98 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 98.4 बिलियन डॉलर। नेस्कॉम के अनुसार जीसीसी अब केवल लागत कम करने के लिए नहीं बल्कि वैश्विक उत्पादों और व्यावसायिक परिणामों के स्वामित्व के लिए भी भारत आ रहे हैं। तो चलिए उसके बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। एशिया विकास बैंक ने पीएम एशिया पावर ग्रिड पहल के तहत वर्ष 2035 तक कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया। तो एडीबी पीएम एशिया पावर ग्रिड के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 बिलियन डॉलर। और ये 2035 के अंत तक 50 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस पहल का जो नाम है पीएम एशिया पावर ग्रिड पहल। इनका जो उद्देश्य है सीमा पार पावर ग्रिड का विकास, ऊर्जा लागत कम करना और अच्छी ऊर्जा के व्यापार को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और 2035 के अंत तक 20 गीगावाट अच्छी ऊर्जा का एकीकरण और 22,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करना, ये इनका लक्ष्य है। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 तक भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र का मूल्य कितना होने का अनुमान है। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट 2047 तक भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 5.8 बिलियन यूएस तक पहुंचने का अनुमान रखा गया है। यानी कि भारत का जो फिक्की केपीएमजी की जो रिपोर्ट है 2047 तक भारत की जो रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है उसका मूल्य कितना होने का अनुमान रखा गया है, तो 5.8 ट्रिलियन होने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो आर्थिक लक्ष्य है वो भारतीय रियल एस्टेट बाजार 2025 के 650 बिलियन से बढ़कर 247 तक 5.8 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान रखा गया है, और जो कि ये लगभग 9 गुना वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान यह क्षेत्र भारत के जीडीपी में 60.3% का योगदान देता है। यानी जो रियल एस्टेट है ये भारत के वर्तमान की जीडीपी में 60.3% का अपना योगदान देता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जनरल डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जनरल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो जनरल प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ण नाम हो जाएगा जर्नी ऑफ एंटेनाटल नाटाल एंड न्यूनाटाल इंटीग्रेटेड केयर। ध्यान रखना है इसका। यह डिजिटल पहल भारत में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो नागरिकों के लिए आजीवन डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। आज का अंतिम न्यूज़ देखते हैं। जून 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का मेजबान शहर कौन सा है। तो भारत 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं, और इसका जो मेजबान शहर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो अहमदाबाद होगा। तो 4 से 8 जून 2026 टांस स्टेडियम अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसका जो लक्ष्य है योगासन को ओलंपिक खेल बनाने और युवाओं के बीच इस खेल के रूप में लोकप्रिय बनाना है। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, आप बिल्कुल कमेंट करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से कवर करूँगा, और आपको डेली इसमें इस चैनल पर आपको डेली करंट रिलेटेड और जीएस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो न्यूज़ के लिए, अपडेटेड न्यूज़ के लिए और बिल्कुल सिलेक्टेड न्यूज़ के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।